तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है पर्ट। दोस्तों पर्ट का मतलब होता है चंचल, प्रसन्न या फिर ऊर्जावान। दोस्तों इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको बताना है कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चंचल है यानी कि शरारती है तो उसके लिए भी आप जो है वो पर्ट का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको बताना है कि कोई व्यक्ति प्रसन्न है यानी कि बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब कि चीयरफुल है, लाइवली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम जो है वो पर्ट कह सकते हैं। यानी कि अगर आपको दिखाना है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो उसके लिए भी आप जो है वो पर्ट का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर कोई व्यक्ति ऊर्जावान है यानी कि एनर्जेटिक है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ऐसे व्यक्ति को दिखाने के लिए भी जो है वो आप वो पर्ट का यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको दिखाना है कि कोई व्यक्ति अगर कोई चंचल है यानी कि शरारती है, नॉटी है, तो उसके लिए भी आप पर्ट का यूज़ कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न है यानी कि खुश है, तो उसके लिए भी आप जो है वो पर्ट का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है यानी कि खुशनुमा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एनर्जेटिक यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा चुस्ती है यानी कि एनर्जी है, तो उसे भी हम जो है वो पर्ट कहते हैं। बेसिकली ये जो सारे वर्ड्स है वो हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे वर्ड्स हम जो है वो किसी व्यक्ति के लिए यानी कि किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए हम जो है वो यूज करेंगे। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका होता है चीयरफुल, लाइवली, ब्राइट या फिर मैरी। तो दोस्तों अब अगर सिनोनिम्स को समझे तो चेयरफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रसन्न होना, चेयरफुल होना यानी कि एक तरीके से हैप्पी होना यानी कि खुश महसूस करना। लाइवली का भी यही मतलब होता है, लाइवली का भी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि जो व्यक्ति लाइवली है यानी कि जिंदा दिल है, यानी कि प्रसन्न है, खुश है। ब्राइट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ब्राइट यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका मतलब लेना है जैसे कि मैंने आपको जो है वो पर्ट का मतलब बताया था ऊर्जावान का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, बहुत ज़्यादा मतलब कि यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करना, बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से जिंदा दिल होना, इस ऐसे भी हम कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि फुर्ती होती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ऊर्जावान कहते हैं। तो उसी का मतलब हम जो है वो यहाँ पर ब्राइट कंसिडर कर सकते हैं। ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला यानी कि ऊर्जावान अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पर ब्राइट का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हमारा लास्ट वाला सिनोनिम देखें तो वो है मैरी। दोस्तों मैरी का मतलब होता है खुश होना। जैसे कि आप बोलते हो मैरी क्रिसमस, तो या आप एक तरीके से क्या बोलते हो, हैप्पी क्रिसमस। तो यहाँ पर आप जो है वो उस तरीके से आप समझ सकते हो कि मैरी का क्या मतलब हुआ। मैरी का मतलब होता है हैप्पी यानी कि खुश होना, यानी कि खुशी होना, तो उसे हम कहते हैं मैरी। तो दोस्तों आई होप आपको सारे सिनोनिम्स क्लियर है कि चेयरफुल, लाइवली, ब्राइट और मैरी यानी कि क्या होता है, और ये अलग अलग तरीके से हमारे जो है वो पर्ट के सिनोनिम है। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है सैड, डल, ग्लूमी या फिर लेथार्जिक। तो दोस्तों अब अगर हम एंटोनिम्स को समझे तो हमारा सबसे पहला एंटोनिम आता है सैड। सैड का मतलब आप सबको पता होगा, सैड का मतलब होता है दुखी होना, उदास होना, निराश होना, हताश होना। वही हमारा डल का मतलब होता है थोड़ा मतलब कि फीका होना, कोई कोई चीज़ मतलब कि थोड़ी फीकी होना, नीरस होना, जिसमें कोई मतलब कि इंटरेस्ट नहीं आता हमें, जो चीज़ थोड़ी मतलब कि डल होती है यानी कि थोड़ी फीकी होती है। ग्लूमी का भी यही मतलब होता है, ग्लूमी का मतलब होता है कोई चीज़ उदासी से भरी हुई होना, कोई चीज़ जो है वो निराशजनक होना, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ग्लूमी। और वहीं हमारा जो लास्ट वाला वर्ड है वो है लेथार्जिक। दोस्तों लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी होना, यानी कि सुस्त व्यक्ति होना, यानी कि जिसे जो है वो मतलब कि कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता है, वो बिल्कुल आलसी होता है, सुस्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं लेथार्जिक। तो आई होप आपको सारे एंटोनिम्स अच्छे से समझ आए होंगे कि सैड का मतलब क्या होता है, डल का मतलब क्या होता है, और ग्लूमी और लेथार्जिक का मतलब क्या होता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
शी लुक्ड पर्ट आफ्टर अ गुड नाइट्स स्लीप, यानी कि रात की अच्छी नींद के बाद, यानी कि गुड नाइट स्लीप, यानी कि रात की अच्छी नींद के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न और ऊर्जावान लग रही थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही थी और उसके फेस पर एक अलग ही खुशी थी, यानी कि एनर्जी थी। तो इस तरीके से आप जो है वो पर्ट यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ पाएंगे और इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ भी कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्फेरेंस। दोस्तों इन्फेरेंस का मतलब होता है निष्कर्ष या फिर अनुमान, यानी कि ये जो वर्ड है हमारा वो दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। अगर आपको किसी चीज़ का निष्कर्ष बताना हो दोस्तों, यानी कि निष्कर्ष का क्या मतलब होता है, यानी किसी सबूत की मदद लेकर नतीजे यानी कि लास्ट पॉइंट तक पहुंचना, उस पॉइंट को कहते हैं हम निष्कर्ष यानी कि इन्फेरेंस। यानी कि सपोज कीजिए कि कोई स्टोरी है, स्टोरी का एंड पॉइंट होता है जहाँ पर वो खत्म होती है और लास्ट लास्ट में हमें जो है वो एक स्टोरी का एक मतलब कि छोटा सा रिकैप दिलवाया जाता है, यानी कि जहाँ पर हम जो है वो स्टोरी को पूरा रिकॉल करते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। बेसिकली अगर सोचिए कि अगर कोई स्टोरी है, कोई मूवी है जिसमें कि कोई मर्डर मिस्ट्री बताई गई है और लास्ट में अगर वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, तो वो जो सॉल्व होने वाला जो पॉइंट है वही हमारा कंक्लूजन होता है, यानी कि वो हमारा एंड पॉइंट होता है, वो हमारा लास्ट पॉइंट होता है, जिससे कि हमारे जो है वो हमारे पास सारी स्टोरी का एक प्रकार से सार निकल कर आता है। सार निकल कर आता है यानी कि हमारे पास एक कंक्लूजन निकल कर आता है, एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि इस स्टोरी में हुआ क्या था और किस तरीके से ये स्टोरी जो है वो एंड हुई है। तो उस एंड पॉइंट को या फिर उस लास्ट पॉइंट को, उस नतीजे को हम कहते हैं इन्फेरेंस यानी कि निष्कर्ष। वहीं हमारा दूसरा वर्ड है अनुमान। दोस्तों इन्फेरेंस का मतलब ये भी होता है कि अनुमान यानी कि अजम्पशन करना, यानी कि अनुमान लगाना बेसिकली। तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो इन्फेरेंस का यूज़ कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्फेरेंस इस वर्ड का दो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। एक तो होता है मतलब कि निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, यानी कि किसी चीज़ का नतीजा, और वहीं दूसरा हमारा वर्ड यानी कि दूसरा हमारा मतलब निकल कर आता है अनुमान। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम के बारे में, तो सिनोनिम इसका होता है कंक्लूजन, डिडक्शन, अजम्पशन या फिर इंटरप्रिटेशन। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है कंक्लूजन। दोस्तों कंक्लूजन का मैंने आपको मतलब समझाया, यानी कि किसी चीज़ की समाप्ति होना, यानी कि किसी चीज़ का आखिरी हिस्सा, एंड पॉइंट, उसे हम कहते हैं कंक्लूजन। डिडक्शन का भी मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ना, बेसिकली कम कम होते जाना कोई चीज़। यहाँ पर जो है वो डिडक्शन का वैसे तो मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो कम होना यानी कि वो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो डिडक्शन का मतलब ले सकते हैं कि डिडक्शन का मतलब भी एक तरीके से कंक्लूजन होता है, यानी कि एक तरीके से किसी नतीजे पर पहुंचना, किसी चीज़ के मतलब की समाप्ति होना, किसी चीज़ का मतलब कि एक एंड पॉइंट आना। अजम्पशन या फिर इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अनुमान, यानी कि बेसिकली अनुमान लगाना। एक तरीके से जो है वो हम जब गेस करते हैं यानी कि किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं अजम्पशन या फिर इंटरप्रिटेशन, यानी कि किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को अनुमान लगाना, मन में यानी कि मानना, तो उसे हम कहते हैं अजम्पशन या फिर इंटरप्रिटेशन। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है फैक्ट, प्रूफ, रियलिटी या फिर ट्रूथ। दोस्तों फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, यानी कि जो चीज़ मतलब कि फैक्ट होती है, यानी कि जो चीज़ बदली नहीं जा सकती बेसिकली, यानी कि जो चीज़ यूनिवर्सल होती है। अगर कोई चीज़ फैक्ट है तो वो सब जगह लागू होगी, तो उसे हम कहते हैं फैक्ट। प्रूफ का मतलब आपको पता है, प्रूफ का मतलब होता है सबूत। रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई, और ट्रुथ का भी मतलब होता है सच्चाई, यानी कि हकीकत बेसिकली, यानी कि जो चीज़ मतलब कि सच्चाई होती है तो उसे हम कहते हैं रियलिटी या फिर ट्रुथ। रियलिटी का मतलब होता है जो हकीकत होती है ऐसी कोई चीज़। तो ये सारे हमारे जो है वो एंटोनिम्स है। यानी कि ध्यान रखिएगा कि एक चीज़ जहाँ पर हमारी मतलब कि कंक्लूजन थी, यानी कि एक किसी चीज़ का एंड पॉइंट था, अजम्पशन था, जहाँ पर हम अनुमान लगा रहे थे, तो उसका ही हमारा एंटोनिम क्या बन के आया है, तो उसका हमारा एंटोनिम बन के आया है कि कोई चीज़ प्रूफ है, यानी कि कोई चीज़ सबूत है, या फिर कोई चीज़ रियलिटी है, यानी कि सच्चाई है। तो ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिटेक्टिव मेड एन इन्फेरेंस फ्रॉम द क्लूज, यानी कि डिटेक्टिव यानी कि जो जासूस था, उसने क्या किया कि जितने भी सबूत थे, जितने भी क्लूज थे, उनमें से उसने जो है वो मतलब कि एक निष्कर्ष निकाला, यानी कि उस मैटर का कंक्लूजन निकाला। यानी कि उसने जो है वो एक अनुमान लगाया बेसिकली कि यहाँ पर क्या हुआ हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है यहाँ पर, यानी कि क्या हुआ होगा बेसिकली। तो इस तरीके से उसने जो है वो अनुमान लगाया और उसने जो है वो मतलब कि एक कंक्लूजन निकाला, यानी कि एक एंड पॉइंट तक वो सारे क्लूज की मदद से पहुंचा। तो इस तरीके से आप जो है वो इन्फेरेंसेस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्फरेबल। दोस्तों कॉन्फरेबल का मतलब होता है प्रदान करने योग्य या फिर देने योग्य, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो देने के लायक होती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो उस चीज़ के लायक है, उस चीज़ का हकदार है। तो ऐसे चीज़ को हम कहते हैं कॉन्फरेबल। कॉन्फरेबल का क्या मतलब हुआ? तो कॉन्फरेबल का मतलब हुआ प्रदान करने योग्य या फिर देने योग्य, यानी कि कोई चीज़ जो देने के लायक है, यानी कि किसी को देने के लायक है और वो व्यक्ति भी उस चीज़ को मतलब कि डिज़र्व करता है, वो भी उस चीज़ का हकदार है। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं कॉन्फरेबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ग्रांटेबल, बिस्टोवेबल, असाइनेबल या फिर अवॉर्डेबल। दोस्तों ग्रांटेबल, बिस्टोवेबल या फिर असाइनेबल या फिर अवॉर्डेबल, इन चारों का ही मतलब होता है कि कोई चीज़ देने लायक, यानी कि कोई चीज़ प्रदान करने के लायक, प्रदान करने के योग्य या फिर देने के योग्य, उसे हम कहते हैं ग्रांटेबल, बेस्टोवेबल, असाइनेबल या फिर अवॉर्डेबल। एंटोनिम इसका होता है अनगिवेबल, विथहोल्डेबल, अनअसाइनेबल या फिर नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि ऐसी चीज़ जो दी नहीं जा सकती, यानी कि जो देने योग्य नहीं होती है, जो प्रदान करने योग्य नहीं होती है, यानी कि जिसको हम रोक कर रखते हैं अपने पास में, तो उसे हम कहते हैं अनगिवेबल, विथहोल्डेबल, अनअसाइनेबल या फिर नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब होता है जो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती या फिर जो किसी को दी नहीं जा सकती। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे अनगिवेबल, विथहोल्डेबल, अनअसाइनेबल या फिर नॉन ट्रांसफरेबल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मेडल इज कॉन्फरेबल अपॉन डिजर्विंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो मेडल है वो उन्हीं बच्चों को, यानी कि उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया गया जो उसके हकदार थे, यानी कि वो मेडल जो है वो उन्हीं बच्चों को दिया गया, यानी कि जो उसके हकदार थे, जो उसे डिजर्व करते थे, यानी कि वो मेडल जो है वो बच्चों को देने योग्य था, यानी कि जो हकदार बच्चे हैं उनको देने योग्य था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्फरेबल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बिहोव। दोस्तों बिहोव का मतलब होता है सही होना या फिर करना, ज़रूरी होना, यानी कि जब कोई चीज़ सही होती है और वो और करने के लायक होती है तो आप उसे करते हो, तो उस सही होने को या फिर लायक होने को, यानी कि ज़रूरी होने को बिहोव कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई चीज़ सही होती है और करने के लायक होती है, यानी कि करना ज़रूरी होती है, तो उसे हम कहते हैं बिहोव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सूट, बेफिट या फिर वारंट, यानी कि कोई चीज़ अनुकूल होना, कोई चीज़ मतलब कि वारंट का मतलब होता है अधिकार, यानी कि कोई चीज़ करने के लायक होना, कोई चीज़ सही होना, कोई चीज़ करना ज़रूरी होना। एंटोनिम इसका होता है मिसमैच, कॉन्ट्राडिक्ट या फिर डिसएग्री। दोस्तों मिसमैच का मतलब होता है जिस चीज़ का तालमेल नहीं होता है ऐसी चीज़। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध में होना, और डिसएग्री का मतलब होता है किसी चीज़ से जो है वो मतलब कि किसी चीज़ से स्वीकार नहीं होना, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मानना नहीं, यानी कि किसी चीज़ को एग्री नहीं होना, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार ना करना, तो उसे हम कहते हैं मिसमैच, कॉन्ट्राडिक्ट या फिर डिसएग्री। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इट बिहोव्स यू टू टेल द ट्रूथ, यानी कि तुम्हें जो है वो सच बोलना ज़रूरी है, यानी कि तुम्हें जो है वो हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि ये सच बोलना सही बात होती है और ये करना ज़रूरी भी होता है। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो करना ज़रूरी है, जो चीज़ सही है और आप करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिहोव हम उसे कहेंगे। और उसी के चलते हमने जो है वो यहाँ पर बिहोव इस वर्ड का सेंटेंस में यूज़ किया है, तो आप इसे जो है वो इस तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिबटमेंट। दोस्तों रिबटमेंट का मतलब होता है खंडन या फिर विरोध, यानी कि किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ के खिलाफ होना या फिर किसी चीज़ का खंडन करना, यानी कि खंडन करना यानी कि किसी चीज़ से मतलब कि किसी चीज़ से एग्री ना करना, किसी चीज़ के विरोध में होना, अपोज में होना, तो उसे हम कहते हैं रिबटमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रेफ्यूटेशन या फिर डिनायल, डिसप्रूफ या फिर कॉन्ट्रडिक्शन। दोस्तों रेफ्यूटेशन, डिनायल, डिसप्रूफ या फिर कॉन्ट्रडिक्शन का, इन सभी का मतलब होता है कि किसी चीज़ के खिलाफ होना, किसी चीज़ के विरोध में होना या फिर किसी चीज़ के सामने होना। सामने होना यानी कि अपोज में होना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं रेफ्यूटेशन, डिनायल, डिसप्रूफ या फिर कॉन्ट्रडिक्शन। एंटोनिम अगर इसकी बात करें तो एंटोनिम इसका है एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, कन्फर्मेशन या फिर अप्रूवल, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार करना। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़
चीज़ का मतलब कि किसी चीज़ से मतलब कि एक तरीके से उससे मतलब कि स्वीकार कर लेना, उससे एग्रीमेंट होना, मेल मिलाप होना उस चीज़ से। एक्सेप्टेंस का भी मतलब होता है किसी चीज़ को यानी कि स्वीकार कर लेना, उससे मतलब कि सहमत होना। कन्फर्मेशन का भी मतलब होता है सहमत होना किसी चीज़ से या फिर उस चीज़ को मतलब कि अपना लेना। अप्रूवल का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कि स्वीकार कर लेना। तो ये सारे हमारे जो है वो एंटोनिम है, जो कि हमारे रिबटमेंट के एंटोनिम है। एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, कन्फर्मेशन या फिर अप्रूवल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, हिज स्ट्रॉन्ग रिबटमेंट एंडेड द डिबेट क्विकली। यानी कि उसके प्रखर विरोध ने, यानी कि जिस तरह से उसने जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिबटमेंट किया, यानी कि विरोध किया, अपोज किया, तो उसने क्या किया कि डिबेट को जो है वो जल्दी से खत्म कर दिया। यानी कि उसके जो है वो मतलब कि विरोध ने डिबेट को जल्दी ही समाप्त कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिबटमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंट्रूशन। दोस्तों इंट्रूशन का मतलब होता है दखल या फिर अतिक्रमण। दोस्तों दखल या फिर अतिक्रमण का मतलब होता है बिना आज्ञा के प्रवेश करना, यानी कि बिना इजाजत के कहीं पर एंट्री लेना। यानी कि अतिक्रमण का क्या मतलब हुआ? अतिक्रमण का मतलब हुआ कि एक तरीके से किसी चीज पर कब्जा कर लेना, किसी चीज पर जमाव कर लेना। दखल का मतलब होता है इंटरफेयर करना, यानी कि बिना आज्ञा के किसी चीज में भी घुसने की कोशिश करना, यानी कि बिना आज्ञा के प्रवेश करने की कोशिश करना, उसमें जाने की कोशिश करना, इंटरफेयर करने की कोशिश करना। तो उसे हम कहते हैं इंट्रूशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इन्वेशन, एनक्रोचमेंट, ट्रेसपास या फिर इंटरफेरेंस। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी चीज में घुसना, यानी कि किसी चीज में दखल देना, अतिक्रमण करना, बिना आज्ञा के प्रवेश करना, घुसपैठिए जैसे जो है वो उस चीज में एंटर करने की कोशिश करना। एनक्रोचमेंट का यानी कि मतलब होता है कब्जा कर लेना, यानी कि ज्यादती करना किसी चीज के साथ और जानबूझकर उस पर जो है वो अपना हक जमाने की कोशिश करना। तो ये सारे हम जो है वो मतलब कि हमारे सिनोनिम है जिसको हम समझ सकते हैं। इनमें से जो है वो मतलब कि इन्वेशन, ट्रेसपास, इंटरफेरेंस, इनका मतलब होता है कि किसी चीज़ में दखल देना, किसी चीज़ में इंटरफेयर करना। वहीं एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण करना, किसी चीज़ पर कब्जा करना, जमाव बिठाना। तो उसे हम कहते हैं एनक्रोचमेंट। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है विदड्रॉ, रिट्रीट, रिस्पेक्ट या फिर एग्जिट। यानी कि किसी चीज़ से पीछे हट जाना, किसी चीज़ से कदम जो है वो पीछे ले लेना। तो उसे हम कहते हैं विदड्रॉ, रिट्रीट, रिस्पेक्ट या फिर एग्जिट। दोस्तों यहाँ पर रिस्पेक्ट का जो वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है वो इसलिए यूज़ हुआ है कि जब आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से जो है वो इज्जत के साथ पीछे हट जाते हो, यानी कि किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ में जो है वो आप जो मतलब कि रिस्पेक्ट के साथ उससे जो है वो अपने कदम पीछे हटा लेते हो या फिर पीछे हट जाते हो, तो उसीलिए हमने जो है यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट का यूज़ किया है। यानी कि किसी चीज़ से जो है वो बाहर निकल जाना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना या फिर अपने कदम पीछे ले लेना, तो उसे हम कहते हैं विदड्रॉ, रिट्रीट, रिस्पेक्ट या फिर एग्जिट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज लाउड टॉकिंग वॉज एन इंट्रूशन इनटू माई पीस। यानी कि जिस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था वो मेरी शांति में जो है वो दखल दे रहे थे। यानी कि जिस तरह से मैं एक प्रकार की शांति में था और उसकी जो ज़ोर ज़ोर से बातें करने की जो आदत है, उसकी जो ज़ोर ज़ोर से बातें हैं वो मेरी शांति में खलल डाल रही थी, यानी कि मेरी शांति पर अतिक्रमण कर रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंट्रूशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंडेमनिटी। दोस्तों इंडेमनिटी का मतलब होता है हर्जाना, क्षतिपूर्ति, मुआवजा, यानी कि किसी नुकसान की भरपाई या फिर मुआवजा। यानी कि जब भी किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है तो उसका एक प्रकार से इंश्योरेंस या फिर कंपेंसेशन जिसे हम कह सकते हैं, मुआवजा कह सकते हैं, हर्जाना कह सकते हैं या फिर भरपाई कह सकते हैं, वो दिया जाता है। तो उस हर्जाने को, उस भरपाई को या फिर उस मुआवजे को कहा जाएगा इंडेमनिटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्पेंसेशन, रियम्बर्समेंट, रेस्टिट्यूशन, रिकम्पेंस। इन चारों का ही मतलब होता है मुआवजा, हर्जाना या फिर भरपाई। तो इन चारों को हम अच्छे से इन सारे कॉन्टेक्स्ट में समझ पाएंगे जो कि हमारे इंडेमनिटी के सिनोनिम्स हैं। एंटीनिम अगर बात करें इनके एंटीनिम्स की, तो एंटीनिम इसका है पेनाल्टी, डैमेज, लॉस या फिर फॉरफिट। पेनाल्टी का मतलब होता है कि दंड लगना, यानी कि किसी चीज़ का जुर्माना लगना। डैमेज, लॉस या फिर फॉरफिट का मतलब होता है कि कोई नुकसान हो जाना, तो उसे हम कहते हैं डैमेज, लॉस या फिर फॉरफिट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी गेव हिम इंडेमनिटी फॉर द कार डैमेज। यानी कि कार डैमेज के लिए जो है वो कंपनी ने उसे जो है वो मुआवजा दिया, यानी कि हर्जाना दिया, भरपाई दी।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडेमनिटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉन्टिनेंस। दोस्तों कॉन्टिनेंस का मतलब होता है संयम, आत्मनियंत्रण, यानी कि अपनी इच्छाओं पर या फिर अपने एक्शंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी होना, यानी कि उतनी क्षमता होना। तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंस, यानी कि जब आप अपनी इच्छाओं को या फिर अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हो तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंस, यानी कि उस संयम को, उस कंट्रोल को कहा जाता है कॉन्टिनेंस। आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल, तो उसे हम कॉन्टिनेंस कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट, डिसिप्लिन या फिर मॉडरेशन। दोस्तों सेल्फ कंट्रोल या फिर रिस्ट्रेंट या फिर डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अनुशासन होना, एक तरीके से कंट्रोल होना, संयम होना, आत्मनियंत्रण होना। एंटोनिम इसका होता है इंडल्जेंस, एक्सेस या फिर ओवर इंडल्जेंस, यानी कि किसी चीज़ की ज़्यादती करना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा पैमाने में करना। इंडल्जेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ अधिक करना बेसिकली। तो इन सारे वर्ड्स का, ये जो हमारे पास वर्ड्स है जैसे कि इंडल्जेंस है, एक्सेस है या फिर ओवर इंडल्जेंस है, ये सारे वर्ड्स हमें दिखाते हैं कि कोई चीज़ मतलब कि ज़्यादा होना, कोई चीज़ मतलब कि अधिकतम स्तर पर होना। तो उसे हम कहते हैं इंडल्जेंस, एक्सेस या फिर ओवर इंडल्जेंस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही शोड कॉन्टिनेंस इन अवॉइडिंग जंक फूड, यानी कि उसने जो है वो जंक फूड को जो है वो टालने में अपना संयम दिखाया, यानी कि अपना आत्मनियंत्रण, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल दिखाया। यानी कि जंक फूड खाना एक प्रकार से उसकी इच्छा थी, तो उसने अपनी जो है वो इच्छा पर कंट्रोल किया। तो इस तरीके से हम जो है वो कॉन्टिनेंस यानी क्या होता है ये अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉमिनेट। दोस्तों कॉमिनेट का मतलब होता है धमकी देना या फिर चेतावनी देना, यानी कि किसी को जो है वो धमकी देकर या फिर चेतावनी देकर डराना, धमकाना, तो उसे हम कहते हैं कॉमिनेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है थ्रेटन, मेनास, वॉर्न या फिर इंटिमिडेट। इन चारों का ही मतलब होता है किसी को डराना, किसी को चेतावनी देना या फिर धमकाना, तो उसे हम कहते हैं थ्रेटन, मेनास, वॉर्न या फिर इंटिमिडेट। एंटोनिम इसका होता है कंफर्ट, अश्योर, एनकरेज या फिर रीअश्योर। दोस्तों कंफर्ट का मतलब होता है किसी को सहज महसूस कराना, यानी कि किसी को जो है वो मतलब कि कंफर्ट देना। अश्योर या फिर रीअश्योर का मतलब होता है कि किसी को जो है वो मतलब कि आश्वासन देना, यानी कि किसी को एक तरीके से कंफर्टेबल ही करना, इसका भी मतलब होता है। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना किसी को, तो उसे हम कहते हैं कंफर्ट, अश्योर, एनकरेज या फिर रीअश्योर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही कॉम्बिनेटेड द थीफ विथ जेल, यानी कि उसने जो है वो मतलब कि चोर को जो है वो जेल की धमकी देकर जो है वो मतलब कि डराया, धमकाया और चेतावनी दी। तो इस तरीके से हम जो है वो कॉम्बिनेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है इंटेम्परेंस। दोस्तों इंटेम्परेंस का मतलब होता है अतिरेक, असंयम, यानी कि किसी चीज़ को कंट्रोल ना करके उसे ज़्यादा करना, स्पेशली हमारी आदतें या फिर इच्छाएं, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो कंट्रोल से बाहर करना, यानी कि जब आप जो है वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल से बाहर मतलब कि बढ़ावा देते हो या फिर अपनी आदतों को जो है वो बढ़ावा देते हो, यानी कि कंट्रोल से भी बाहर, तो उसे हम कहते हैं इंटेम्परेंस, यानी कि किसी चीज़ की ज़्यादती करना, बेसिकली अतिरेक करना, असंयम, यानी कि कंट्रोल ना होना किसी चीज़ पर। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेस, ओवर इंडल्जेंस या फिर इमॉडरेशन, यानी कि किसी चीज़ की ज़्यादती होना, यानी कि किसी चीज़ का मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब कि अधिकतम स्तर पर होना। तो ये सारे वर्ड जो है वो हमारे किसी चीज़ की अधिकतम स्तर पर होना, यानी कि किसी चीज़ का अधिकतम स्तर दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। एंटोनिम इसका होता है रिस्ट्रेंट, टेम्परेंस या फिर सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ मतलब कि संयम में करना, यानी कि कंट्रोल में होना। टेम्परेंस का भी सेम मतलब होता है और सेल्फ कंट्रोल का भी मतलब होता है कि आत्म संयम। तो इसे हम कहते हैं रिस्ट्रेंट, टेम्परेंस या फिर सेल्फ कंट्रोल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज इंटेम्परेंस इन ईटिंग मेड हिम सिक, यानी कि उसकी जो ज़्यादा खाने की जो आदत थी, यानी कि एक प्रकार से उसकी जो आदत थी वो जो है वो मतलब कि उसके कंट्रोल में नहीं थी, यानी कि वो जो है वो ज़्यादा खाता था, तो उस आदत ने क्या किया कि उसे बीमार बना दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटेम्परेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।